हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 19th ऑफ मई के करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको डेली बेसिस पर कवर करते रहिएगा। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के हों चाहे वो मेंस के हों, सभी कवर हो जाएंगे। अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। और अगर लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है तो इसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सारे अपडेट्स जो हैं वो यहीं पे आते हैं। गाइस स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। साथ साथ लोअर पीसीएस मेंस, एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो लोअर पीसीएस मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें या एफआरओ मेंस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, तो वो 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और लोअर पीसीएस मेंस के ग्रुप में या एफआरओ मेंस के ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वो गाइज, वो स्टूडेंट्स या वो कैंडिडेट्स जो चाहते हैं कि ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है उनको मिलती रहे रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि उनको नोट्स बनाने में हेल्प हो या नोट्स ना बनाने पड़े, इन्हीं को पढ़ लें उनका काम हो जाए, तो वो भी मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 19 मई करंट अफेयर्स। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है ज्योग्राफी से कि जो साइक्लोन असानी आया था अभी, उसने बहुत ही बिटर टेस्ट छोड़ा है आंध्र प्रदेश सॉल्ट फार्मर्स के लिए। यानी कि आंध्र प्रदेश में जो सॉल्ट फार्मर्स थे, नमक जो पैदा कर रहे थे समुद्र की मदद से, उनका जो उन्होंने प्रोड्यूस बनाया था, जो पानी रोक रोक के उन्होंने नमक को बनाया था, वो सारा नमक साइक्लोन की वजह से धुल गया। तो प्रोडक्शन हिट एज स्टॉर्म वॉशेज ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम पैंस नियर कोठापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। तो जितना भी प्रोड्यूस था, जो अलग अलग पैंस में, सॉल्ट पैंस में जो भी प्रोड्यूस था, इस तरह से पैन होता है एक, इसके अंदर पानी रोक दिया जाता है और पानी जो है वो सूरज की गर्मी से उड़ जाता है, यानी उसका वाष्पीकरण हो जाता है। उसके बाद जो पीछे रह जाता है वो नमक रह जाता है। तो ये बाद में नमक इकट्ठा कर लिया जाता है किसानों के द्वारा। लेकिन ये नमक जो है सब बह गया जैसे ही समुद्र में साइक्लोन का पानी आया, ज़मीन से टकराया। सॉल्ट प्रोडक्शन नॉर्मली पीक्स इन मई। जो सॉल्ट का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादातर मई के महीने में पीक पे आता है। नेक्स्ट आता है GS2 की न्यूज़। अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनको गुड विशेस दी हैं। तो अब जो नए प्रेसिडेंट बने हैं साउथ कोरिया के, वो बने हैं हिज एक्सेलेंसी यून सुक योल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यून सुक योल जो हैं ये नए प्रेसिडेंट बने हैं साउथ कोरिया के। नेक्स्ट आ रहा है PM टू एड्रेस उत्कर्ष समारोह इन भरूच। भरूच गुजरात में प्राइम मिनिस्टर जो हैं एक उत्कर्ष समारोह को एड्रेस करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे प्रोग्राम जो है वो ये है कि वहाँ पे एक सेलिब्रेशन होने जा रहा है 100% सेचुरेशन का 4 की स्कीम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट की 4 स्कीम्स का भरूच डिस्ट्रिक्ट में 100% सेचुरेशन हो गया, यानी सभी लोग जो हैं उस स्कीम के तहत लाभान्वित हो चुके हैं। इस वजह से वहाँ पे 100% सेचुरेशन की वजह से वहाँ पे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है भरूच का कैरिड आउट उत्कर्ष इनिशिएटिव चलाया गया था इस साल 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, विद द एम टू इंश्योर कंप्लीट कवरेज ऑफ स्कीम्स प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू विडोज़, जो विधवा महिलाएं हैं उनको, एल्डरली को जो ओल्डर पर्सनस हैं, और डेस्टिट्यूट सिटीजन्स को। तो 4 स्कीम्स थी। एक तो थी गंगा स्वरूप आर्थिक सहाय योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, निराधार वृद्ध आर्थिक सहाय योजना और राष्ट्रीय कुटुंब सहाय योजना। तो ये 4 स्कीम्स थी जिनके तहत लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा था गुजरात के अंदर, और जिनका 100% सेचुरेशन हो गया है उसके लिए उत्कर्ष समारोह बनाया गया। नेक्स्ट आता है इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज द चेयर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़। तो जो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि एशिया के देशों में होने वाली इलेक्शन की जो अथॉरिटीज़ हैं उसका जो एसोसिएशन बना हुआ है, तो इंडिया को उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है फॉर 2022-24 से लेके 2024 तक के लिए। तो कमीशन ऑन इलेक्शंस जो मनीला है, यानी कि फिलीपींस की जो राजधानी है, वो हाल फिलहाल में करंट चेयर थी AAEA के। जो नए मेंबर हैं जो इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में आए हैं वो कौन कौन है, वो हो गए हैं रशिया, उज़्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, ताइवान और द फिलीपींस। तो डेलीगेट्स फ्रॉम AAEA हैव ऑल्सो बीन रेगुलरली पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब भी भारत में कोई चुनाव होते हैं तो उसके तहत इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम चलाता है, जिससे कि दूसरे देश के लोग जो हैं या दूसरे देश की जो इलेक्शन बॉडीज़ हैं वो हमारे देश में जो चुनाव प्रक्रिया है उसको ऑब्जर्व कर सकें कि हमारे यहाँ चुनाव किस तरह से होता है। तो 62 ऑफिशियल्स थे जो 12 देशों के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया तीसरे इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम में, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब फरवरी या फरवरी मार्च के महीने में जो असेंबली इलेक्शंस हुए, चाहे वो उत्तराखंड में हुए हों, यूपी में हुए हों, अलग अलग स्टेट्स में जो असेंबली इलेक्शंस हुए 2022 में, तो उसके तहत उन्होंने वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम चलाया। तो ये जो है एक एसोसिएट मेंबर है 118 मेंबर एसोसिएशन का, जो 118 मेंबर की एक बॉडी है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ AWEB, तो उसका भी मेंबर है AAEA और इसका इंडिया भी मेंबर है।
द मिशन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ इज़ टू प्रोवाइड अ नॉन पार्टीजन फोरम, कि एक नॉन पार्टीजन फोरम देना चाहिए की ज़रूरत है इसमें, यानी कि ये किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करेगा इन द एशियन रीजन, एशिया के रीजन में, फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, कि क्या एक्सपीरियंस हैं और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, यानी क्या तरीके अपनाए जाएँ इलेक्शन अथॉरिटीज़ के द्वारा टू डिस्कस एंड एक्ट अपॉन वेज टू प्रमोट ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, कि अलग अलग अपने अपने देशों में वे लोग ओपन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जिससे ही करवा सकें, तो उसके लिए इसको चलाया जा रहा है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सपोर्टिंग गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। तो गुड गवर्नेंस के लिए, यानी कि सुशासन के लिए, और डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए किस तरह से इसको, या जनतंत्र के लिए किस तरह से इसको बढ़ावा दिया जा सकता है फेयर इलेक्शंस को, तो उस लिए ये सब चीज़ें कराई जा रही हैं। तो अगर हम इस्टेब्लिशमेंट देखें और मेंबरशिप देखें, तो इन परसुएंस ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सिम्पोजियम ऑन एशियन इलेक्शंस, तो 1997 में, जब 21st सेंचुरी में ये 26 से 29 जनवरी 1997 में हुआ मनीला फिलीपींस में, तो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया 1998 में। करंटली 20 एशियन इलेक्शन मेंबर, जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं वो मेंबर्स हैं इसकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो फाउंडर मेंबर है। ऑल्सो सर्व्ड ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी सर्व किया है एज द वाइस चेयर 2011 से 13 तक, और चेयर किया था 2014 से 16 तक, और वापस सब चेयरमैन बनेगा 2022 से लेकर 2024 तक। नेक्स्ट आता है हट्टीज़, एक कम्युनिटी है, तो उनके ऊपर न्यूज़ आ रही है हिमाचल प्रदेश से, वे लोग जो हैं एसटी स्टेटस मांग रहे हैं कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए। तो हट्टीज़ कौन है? द हट्टीज़ आर अ क्लोज निट कम्युनिटी हु गोट देयर नेम फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ सेलिंग होम ग्रोन वेजिटेबल, क्रॉप्स, मीट एंड वूल एट स्मॉल मार्केट्स कॉल्ड हाट। देखिए, जो पहले टाइम पे या अभी भी कहा जाता है कि जो छोटे छोटे मार्केट्स लगते हैं उनको हाट कहा जाता है। तो अब वहाँ पे हाट पे, यानी कि बाज़ार में जाके जो चीज़ें लोग बेचते हैं, जो घर में भी चीज़ें उगाते हैं और वहाँ पे जाके बेचते हैं, तो हाट में जाके बेचते थे, इसलिए उन लोगों को हट्टी कहने लगे। द हट्टी कम्युनिटी हुज मेन जनरली डोन अ डिस्टिंक्टिव वाइट हेडगियर, एक सिर पे वो कुछ हेडगियर पहनते हैं ड्यूरिंग सेरेमनीज, इज कट ऑफ फ्रॉम सिरमौर बाय 2 रिवर्स कॉल्ड गिरी एंड टॉन्स। तो गिरी रिवर और टॉन्स रिवर से वो सिरमौर से कट जाते हैं। देखिए, अगर आप उनका हट्टी का एरिया देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिरमौर है, ये हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री है, ये उत्तराखंड है, यहाँ पे टॉन्स रिवर है, यहाँ पे गिरी रिवर है, तो यहाँ पर ये यमुना रिवर है। तो इस तरह से करके ये सिरमौर से कट जाते हैं। उसके बाद आता है टोन्स डिवाइड्स इट फ्रॉम द जौनसार भावर एरिया ऑफ उत्तराखंड। तो टोन्स जो है इनको डिवाइड कर देता है। हट्टीज हु लिव इन द ट्रांसगिरी एरिया एंड जौनसार भावर इन उत्तराखंड वर वंस पार्ट ऑफ द रॉयल एस्टेट ऑफ सिरमौर। तो पहले ये जो सिरमौर का जो एस्टेट था उसके पार्ट हुआ करते थे 1815 तक। हट्टीज आर गवर्न बाय ट्रेडिशनल काउंसिल कॉल्ड खुम्बली। जिस तरह से हरियाणा में खाप पंचायत होती है, इसी तरह से हट्टीज़ के बीच में खुम्बली करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडिशनल काउंसिल है। ये लोग जो हैं इसी के कायदे कानून को मानते हैं। द खुम्बलीज पावर हैज़ रिमेन्ड अनचैलेंज्ड डिस्पाइट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। हालांकि पंचायती राज सिस्टम बन चुका है 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से हरियाणा में खाप पंचायत का प्रेवलेंस रहता है, खाप पंचायत की बातें मानी जाती हैं, लाइकवाइज खुम्बली में खुम्बली की पावर मानी जाती है हट्टी कम्युनिटी के बीच में। सिंस कब से, अगर हम बात करें कि कब से हट्टीज़ जो हैं वो ट्राइबल स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, तो ये जो डिमांड कर रहे हैं वो 1967 से कर रहे हैं, व्हेन ट्राइबल स्टेटस वाज अकॉर्डेड टू पीपल लिविंग इन द जौनसार एरिया ऑफ उत्तराखंड। तो जब जौनसार एरिया में रहने वाले उत्तराखंड के लोगों को ट्राइबल स्टेटस दिया गया, एसटी स्टेटस दिया गया, तभी से ये डिमांड कर रहे हैं 1967 से, विच शेयर्स अ बॉर्डर विद सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। देयर डिमांड फॉर ट्राइबल स्टेटस गेन्ड स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ रिजोल्यूशंस पास्ड एट वेरियस महाखुम्बलीज ओवर द ईयर्स। कि खुम्बलीज में, महाखुम्बलीज में साल दर साल अलग अलग रिजोल्यूशंस पास हुए हैं, तो उनकी डिमांड का जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ गई है। तो अब वो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़ोर से वापस से डिमांड कर रहे हैं कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिले, जिससे कि उनको बेनिफिट्स मिल सकें। नेक्स्ट आता है क्वाड का एक इनिशिएटिव था वैक्सीन का, वो जा रहा है रफ वेदर में। इसका मतलब ये हुआ है कि जो क्वाड ने इनिशिएटिव लिया था वैक्सीन्स के लिए, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मोर देन अ ईयर आफ्टर द फर्स्ट क्वाड समिट वेयर द लीडर्स ऑफ द US, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया लॉन्च्ड एन एम्बिशियस इनिशिएटिव टू प्रोड्यूस 1 बिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स। तो 1 बिलियन यानी 100 करोड़ डोज का प्रावधान रखा गया था कोविड-19 वैक्सीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4 कंट्रीज़ के द्वारा, जो क्वाड के मेंबर्स हैं, जैसे कि US, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन, की इंडो पैसिफिक रीजन में उन वैक्सीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा सके। द प्रोजेक्ट इज फ्लाउंडरिंग एंड ऑफिशियल्स कंसीड दैट इट इज़ अनलाइकली टू मीट इट्स टारगेट बाय 2022 एंड। तो ऑफिशियल्स का कहना ये है कि जो 2022 के एंड तक, दिसंबर महीने तक इसका टारगेट रखा गया था, शायद हो सकता है वो इसको अचीव ना कर पाएँ। तीसरा क्वाड समिट जो हुआ टोक्यो में या होगा, वो 24 मई को होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थर्ड क्वाड समिट कहाँ होने जा रहा है, जापान, टोक्यो में होने जा रहा है 24 मई को।
शेख मोहम्मद नेम्ड यूएई प्रेसिडेंट। अब हाल ही में यूएई के प्रेसिडेंट जो है उनका डिमाइस हुआ था, उनकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं और शेख मोहम्मद हैं, यानी कि रूलर्स ऑफ द 7 शेखडोम्स। अब ये इंपॉर्टेंट बात यही है जो यूएई है वो 7 एमिरेट्स से मिलकर बना है, इसलिए उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, यानी कि यूएई। तो 7 एमिरेट्स हैं, 7 एमिर्स हैं, उनसे मिलके एक यूनाइटेड अरब बना दिया गया है। तो रूलर्स जो हैं 7 शेखडोम्स के यूएई के, उन्होंने जो अबू धाबी का जो लीडर है उनको नाम दिया है कि इनको हम प्रेसिडेंट नियुक्त करेंगे। अपॉइंटेड अबू धाबीज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। तो जो अबू धाबी के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है उनको वेस्ट एशियन नेशन का यानी कि यूएई का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। GS3 की न्यूज़ देखें तो इंडिया सीज द इमरजेंस ऑफ द 100th यूनिकॉर्न। तो भारत में 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसकी वर्थ $1 बिलियन से ऊपर हो जाती है, यानी कि 7400 या 7500 इस तरह से भी एक डॉलर के अगेंस्ट जो भी रुपया होगा, तो 75, अगर इस टाइम पे 77 रुपीज़ चल रहा है $1, तो 7700 करोड़ से ऊपर जो भी कंपनी होगी उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। द 100 यूनिकॉर्न्स ऑफ इंडिया वैल्यूड एट $332 बिलियन। पहले 4 महीने में 2022 में भारत में 14 यूनिकॉर्न्स ऐड हुई हैं। 100वीं यूनिकॉर्न जो भारत में ऐड हुई वो 2 मई 2022 को ऐड हुई है। और आज के टाइम पे पूरी दुनिया में 10 यूनिकॉर्न में से एक यूनिकॉर्न कंपनी जो है वो भारत की है। नेक्स्ट आता है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने होल्ड किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइम मिनिस्टर्स मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स इन अपैरल पार्क, यानी PM मित्रा पार्क स्कीम। तो PM मित्र पार्क स्कीम जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस की है। तो 13 राज्य की सरकारों ने 18 प्रपोजल दिए हैं कि वो अपने अपने राज्यों में PM मित्र पार्क जो है वो सेटअप करना चाहते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि टेक्सटाइल में इंडिया जैसे पीछे चल रहा है और बांग्लादेश और वियतनाम आगे निकल के आ रहे हैं, तो एक ही जगह पर हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दें जिससे कि कपड़े बनाने ईजी हो जाएं। तो PM मित्र पार्क जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देगा टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन, की एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन होगी राइट फ्रॉम स्पिनिंग। वहाँ पे स्पिनिंग भी कर सकते हैं, वीविंग भी कर सकते हैं, यानी सिल भी सकते हैं, बुन भी सकते हैं, प्रोसेस भी होगा, डाई भी होगा और प्रिंट भी कर सकता है गारमेंट पे, और मैन्युफैक्चरिंग भी होगी उसकी। सब चीज़ें एक ही लोकेशन पे होगी जिससे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है इंडस्ट्री की वो बहुत कम हो जाएगी, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है इन्वायरमेंट इकोलॉजी से। श्री भूपेंद्र यादव जो हैं, जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, वो इंडियन डेलीगेशन को लीड करने जा रहे हैं COP15 में, जो UNCCD की मीटिंग होने जा रही है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की, अबिजान कोट डिआइवोर। कोट डिआइवोर जो है ये इसको आइवरी कोस्ट कहते हैं, ये वेस्ट अफ्रीकन नेशन है। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि COP14 कहाँ पे हुआ था, क्या ये भारत में हुआ था, और भारत में हुआ था तो किस राज्य में हुआ था, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल कंसर्न के हिसाब से अगर देखें तो ओल्ड मास्क को हम सीमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि सीमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ सके, यानी कि ओल्ड मास्क। अगर हम देखें कि कोविड-19 के टाइम पे, जिस टाइम पे कोविड-19 का बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस चल रहा था, तो उस टाइम पे मास्क का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब मास्क का डिस्पोजल अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रहा है लोगों के सामने, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने, कि उन मास्क को किस तरह से सेफली डिस्पोज किया जा सके। तो बात ये की जा रही है कि उन मास्क को हम इस्तेमाल कर सकते हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करने में, कंक्रीट बनाने में, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। तो प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट जो है अपने आप में कार्बन इंटेंसिव प्रोसेस है और रेस्पॉन्सिबल फॉर 8% ऑफ कार्बन एमिशंस वर्ल्ड वाइड, क्योंकि वहाँ पे हीटिंग प्रोसेस भी होता है, कई सारी चीज़ें जलती हैं, कोयला जलता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, तो इस वजह से कार्बन इंटेंसिव प्रोसेस है और 8% कार्बन एमिशंस होते हैं पूरी दुनिया में। इफ़ कॉन्क्रीट इज़ रीइंफोर्स्ड विद माइक्रोफाइबर्स इट कैन पोटेंशियली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सीमेंट नीडेड फॉर प्रोजेक्ट। अगर कॉन्क्रीट को माइक्रोफाइबर से रीइंफोर्स कर दिया जाए तो सीमेंट की ज़रूरत जो है किसी भी प्रोजेक्ट में कम हो जाएगी। इससे सीमेंट का जब प्रोडक्शन, सीमेंट का जब कंजम्पशन कम होगा, सीमेंट की जब खपत कम होगी, तो सीमेंट का जो प्रोडक्शन है उसकी जो बनाते हैं सीमेंट को, वो भी कम होगा, जिससे कि जो कार्बन इंटेंसिव प्रोजेक्ट है ये, यानी कि जो कार्बन निकलने का जो उसकी प्रक्रिया है वो भी कम हो जाएगी, 8% से कुछ हद तक कम हो जाएगी। तो सेविंग कार्बन एमिशंस एज वेल एज मनी, तो आपका पैसा भी सेव होगा और कार्बन एमिशंस भी सेव होंगे। आइडिया ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ओल्ड मास्क इनटू अ सीमेंट मिक्सचर टू क्रिएट स्ट्रॉन्गर मोर ड्यूरेबल कॉन्क्रीट। तो आइडिया ये है कि ओल्ड मास्क का इस्तेमाल करेंगे सीमेंट मिक्सचर में, जिससे कि एक स्ट्रॉन्गर और मोर ड्यूरेबल कॉन्क्रीट बनाया जा सके। इफ़ दे आर नॉट रीयूज्ड, अगर उनको रीयूज़ नहीं किया जा रहा, डिस्पोजेबल मास्क कैन रिमेन इन द इन्वायरमेंट। अगर उनको यूज़ ना किया जाए तो डिस्पोजेबल मास्क जो है वो इन्वायरमेंट में रह सकते हैं कहीं दशकों तक, एंड पोज अ रिस्क फॉर द इकोसिस्टम, और एक इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा
रिस्क प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रही है न्यूज़ इंडियन डिफेंस से कि बैक टू द ड्राइंग बोर्ड ऑन द रोल ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जब से CDS जो इस टाइम जनरल बिपिन रावत रहे हैं, तो उनकी जब से डेथ हुई है उसके बाद से अभी तक कोई नया CDS अपॉइंट नहीं किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कोई नया अपॉइंट नहीं किया गया है। तो अब ये बात की जा रही है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट है वो अपने आप में कारगर है और उसके लिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, तो उसके ऊपर दोबारा विचार विमर्श किया जा रहा है। तो यूनियन गवर्नमेंट इज़ रीअसेसिंग, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, रीअसेस कर रही है कॉन्सेप्ट को ऑफ द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसमें CDS को उसका सेक्रेटरी बनाया गया था, टू फिक्स ओवरलैप्स इन द सिस्टम एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस लीडिंग टू अ डिले इन द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट। इसीलिए अपॉइंटमेंट में नए पर्सन को अपॉइंट करने में डिले हो रहा है कि नए पर्सन को किसको अपॉइंट किया जाए। दिसंबर 2019 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ CDS, जो फंक्शन करेगा एज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर। तो जो CDS है वो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होगा टू द डिफेंस मिनिस्टर और एक परमानेंट चेयरमैन होगा चीफ्स ऑफ स्टाफ्स कमेटी का। और इन एडिशन द DMA वाज क्रिएटेड एज द 5th डिपार्टमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऑलरेडी 4 डिपार्टमेंट थे, उसमें 5वां डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, और CDS को उसका सेक्रेटरी बनाया गया। तो जनरल रावत जो थे, जिन्होंने 26th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरह से रूप में सर्व किया, उन्होंने कंट्री का पहला CDS का पदभार संभाला था 1 जनवरी 2020 को। और उनकी वाइफ और 12 और लोग इंडियन एयरफोर्स का जो Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर है उसके क्रैश में उनकी डेथ हो गई 8 दिसंबर 2021 को। द पोस्ट ऑफ द CDS हैज़ बीन लाइंग वैकेंट सिंस, और 8 दिसंबर 2021 के बाद से ये जो पोस्ट है CDS की ये खाली है। द ब्रॉड मैंडेट गिवन टू द CDS इंक्लूड्स ब्रिंगिंग अबाउट जॉइंटनेस। अब CDS की जो मैंडेट था, CDS का मैंडेट क्या था कि हमें क्या क्या काम करना है, एक तो ऑपरेशंस में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रेनिंग में, सपोर्ट सर्विसेज में, कम्युनिकेशंस में, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ द 3 सर्विसेज, इन सभी चीज़ों के अंदर क्या करना है, इन सभी चीज़ों के अंदर कोऑर्डिनेशन लाना है, समन्वय लाना है विद इन 3 years ऑफ द फर्स्ट CDS एज्यूमिंग ऑफिस। 3 सालों के अंदर पहले CDS जैसे ही एज्यूम करेगा ऑफिस, उसके 3 सालों के अंदर हमें इतना सब कुछ काम करना था, लेकिन वो सब काम नहीं हो पाया क्योंकि CDS की अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। भारत सरकार ने प्रोहिबिट कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट विद इमीडिएट इफेक्ट। तो बिल्कुल इमीडिएट इफेक्ट के साथ गेहूं का जो एक्सपोर्ट है उसको मना कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा, क्योंकि गेहूं का जो उत्पादन है वो पूरी दुनिया में कम हो रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने कहा है कि सडन स्पाइक जो हुई है ग्लोबल प्राइसेस में, कि ग्लोबली अगर देखें, वैश्विक तौर पर देखें, तो जो दाम हैं गेहूं के वो बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से भारत से एक्सपोर्ट को रोक दिया गया है। ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो भी डिस्टेबलाइज्ड हुआ है इस वजह से, क्योंकि रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन को, जबकि यूक्रेन एक मेजर प्रोड्यूसर है गेहूं का और वहाँ से कई सारे देशों में गेहूं प्रोवाइड किया जाता था, या यूरोपियन मार्केट में तो खासकर जो गेहूं सारा प्रोवाइड किया जाता था, व्हीट सारा जो प्रोवाइड किया जाता था वो यूक्रेन के मार्केट से ही किया जाता था। इंडिया एक क्रूशल सप्लायर है व्हीट का अपने नेबर्स में, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब जगहों पे जो गेहूं जाता है वो इंडिया से ही जाता है। तो बांग्लादेश तो बहुत बड़ा इंपोर्टर है इंडियन व्हीट का। इंडिया प्रोड्यूस्ड अराउंड 7 मिलियन टन ऑफ व्हीट ड्यूरिंग 2021-22। तो भारत ने 7 मिलियन टन गेहूं उत्पादन किया 2021-22 का, और उसमें से 50% तो बांग्लादेश ने ही इंपोर्ट कर लिया अपने यहाँ पे। नेक्स्ट आता है वाटर ऑन मार्स। तो अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है कि मार्स पे पानी मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हाइड्रेटेड मिनरल्स डिस्कवर किए गए हैं चाइना के रोबोटिक रोवर के द्वारा, जिसका नाम है ज़ूरोंग। ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि ज़ूरोंग क्या है। ये चाइना का रोबोटिक रोवर है ऑन मार्स। उसने सजेस्ट किया है कि वाटर वाज प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट सरफेस फॉर लॉन्गर दैन प्रीवियसली थॉट। जो पहले सोचा गया था उससे कई गुना लंबे समय तक पानी वहाँ पे मौजूद रहा है। तो ये ज़ूरोंग जो है, जो चाइना का रोबोटिक रोवर है, वो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दे पा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है बायोमटेरियल फ्रॉम फंगल एक्सट्रैक्ट हेल्प्स हील वुंड्स। एक फंगस से एक बायोमटेरियल जो निकल रहा है उससे वुंड्स को, यानी कि उससे जो घाव होते हैं उनको सही करने में मदद मिलेगी। एक बायोमटेरियल है इज डिराइव्ड फ्रॉम द पॉलीमर पुलुलन, है ना, ये PULLULAN, इसको आप पढ़ लेना पुलुलन, आप जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। ये सिक्रीट होता है एक फंगस है जिसका नाम है, और क्या, ऑरियोबैसिडियम पुलुलेंस। देखिए इसको पढ़ लेना है ना, बड़ा अजीब सा नाम है, ये टेक्सोनॉमी वाले नेम होते हैं। तो इस फंगस से ये निकल रहा है बायोमटेरियल पॉलीमर पुलुलन, जो हेल्प करेगा वुंड्स को भरने के लिए। तो ये अपने आप में एक एक्सोपॉलीसैकेराइड है, दैट इज दिस इज पॉलीमर इज सिक्रेटेड बाय द फंगस इटसेल्फ। ये पॉलीमर फंगस खुद ही सिक्रेट करता है इनटू द मीडियम ऑन विच इट इज ग्रोइंग। तो जिस भी मीडियम में ये फंगस ग्रो कर रही है उस जगह पर ये फंगस इस
पॉलीमर को सीक्रेट करती है। ये अपना में एक बायो मटीरियल है जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल और वाइज यूज्ड कमर्शियली, और बहुत ज़्यादा कमर्शियली इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ एक्सप्लोर्ड। अब ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? खाने में इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक होता है, ना तो ये जहरीला होता, नॉन म्यूटेजेनिक और नॉन इम्यूजेनेटिक प्रॉपर्टीज़ की होती हैं। इस वजह से इनको कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर इट्स ईज़ ऑफ मैन्युफैक्चर, ये बहुत ईजी है मैन्युफैक्चर करने के लिए, इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पुलुलन इज़ बेसिकली अ पॉलीमेरिक चेन ऑफ ग्लूकोज, तो अपने आप में एक पॉलीमेरिक चेन है किसकी? ग्लूकोज की। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है ब्लड मार्कर आइडेंटिफाइड फॉर बेबीज एट रिस्क ऑफ SIDS। तो एक बीमारी है SIDS यानी कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि एक जो छोटा सा बच्चा है जो पैदा होता है, वो अगर सोता है तो सोने के बाद उठता नहीं है, यानी कि वो कॉन्शियसनेस में नहीं आ पाता है। सोने के बाद वो अगर सोया तो सोने के बाद वो फिर उसकी मौत हो जाती है, वो उठ ही नहीं पाता है। तो अपने आप में बहुत ही खतरनाक बीमारी है SIDS, जो आजकल के बच्चों में पाई जा रही है। तो एक टीम है ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स की, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है एक बायोकेमिकल मार्कर, कि हमें ये पता चल जाए कि बच्चा को, अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा था कि किस बच्चे के अंदर ये दिक्कत होगी। बच्चा अचानक से सोता था और सोने के बाद वो उठता ही नहीं था। तो ये अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक विषय था कि उन बच्चों के पेरेंट्स के बारे में सोचिए कि वो पेरेंट्स क्या सोचते होंगे कि उनका बेबी सो रहा है, कुछ टाइम बाद वो उठेगा, लेकिन वो उठता ही नहीं था। तो अब यहाँ पर डॉक्टर्स ये पता लगा रहे हैं, रिसर्चर्स ये पता लगा रहे हैं कि कोई हमें ऐसा साइन पता चल जाए कि इस बच्चे के अंदर वो बीमारी है जिसका नाम SIDS है। तो अ टीम ऑफ ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया एक बायोकेमिकल मार्कर इन द ब्लड दैट वुड हेल्प आइडेंटिफाई न्यूबॉर्न बेबीज एट रिस्क फॉर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, कि जिससे कि हम उनके ब्लड के थ्रू ये पता कर पाएँ कि जो न्यूबॉर्न बेबी हैं वो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के तहत आते हैं या नहीं आते। तो बेबीज हु डाइड ऑफ SIDS had lower levels of an enzyme called BCHE। तो एक एंजाइम है BCHE, तो जिस बेबी के अंदर ये एंजाइम कम होगा बर्थ के बाद, उस बच्चे के अंदर SIDS की बीमारी आ सकती है। तो ये BCHE एक मेजर रोल प्ले करता है ब्रेन अराउजल पाथवे में, एंड लो लेवल्स वुड रिड्यूस स्लीपिंग इन्फेंट्स एबिलिटी टू वेक अप और रेस्पॉन्ड टू इट्स इन्वायरमेंट। अब BCHE क्या हेल्प करता है कि जब एक बच्चा सोता है तो उसके बाद उसको जगने में मदद करता है, लेकिन अगर किसी बच्चे के अंदर BCHE का लेवल कम हो, ये एंजाइम कम हो, तो वो बच्चा उठ ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट आता है ब्लड ग्रुप्स ऑफ ह्यूमंस एंड प्राइमेट्स। तो रिसर्च करी जा रही है, इसमें ये देखा जा रहा है कि जो ब्लड ग्रुप्स ह्यूमंस के हैं और प्राइमेट्स के हैं, प्राइमेट का मतलब है जो जानवर है, जैसे कि चिंपैंजी हो गया, ओरांगुटान है, तो या गोरिल्ला है, तो ये जो जानवर हैं और जो इंसान हैं उनके ब्लड ग्रुप्स में क्या सिमिलैरिटी है। द डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जैसे कि इंसान के अंदर 4 ब्लड ग्रुप होते हैं A, B, O और AB, तो इनमें से कौन कौन से कितने हैं भारत में? अगर देखें तो A ब्लड ग्रुप वाले आपको 23% लोग मिलेंगे, B ब्लड ग्रुप वाले 34% मिलेंगे, O वाले 35% मिलेंगे और AB वाले सिर्फ 8% लोग मिलेंगे। तो चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरांगुटान का भी ब्लड ग्रुप ऐसे ही होता है जिस तरह से कि इंसान का है। तो एक इंसान कितना ब्लड डोनेट कर सकता है, अगर हम वो देखें तो जो ब्लड है किसी भी हेल्दी ह्यूमन बॉडी में करीब करीब 7% होता है टोटल बॉडी वेट के। अगर हम मान के चलें कि एवरेज बॉडी वेट एक किसी पर्सन का 55 किलो से लेकर 65 किलो के बीच में हो सकता है, तो उसका अगर हम 7% निकाल लें तो 4.7 से लेकर 5.5 लीटर्स तक उसकी बॉडी में ब्लड होगा। और एक बार में जब आप रक्तदान करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, तो करीब करीब 500 ml ब्लड निकलता है, और ये जो है 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच में रिप्लेस हो जाता है, यानी कि वापस से खून बॉडी के अंदर बन जाता है। ब्लड टाइप्स डिटरमाइन होते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन एंटीजेंस, कि जो ब्लड टाइप्स हैं वो पता चलते हैं कि अगर ये A है, B है, ये जिस तरह से बनते हैं, ये कोई एंजाइम या कोई एंटीजन बॉडी में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसकी बेसिस पर बन पाते हैं। मॉलिक्यूल्स दैट कैन ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स इफ दे आर फॉरेन टू द बॉडी ऑफ द रेसिपिएंट। एक मैचिंग ऑफ द ब्लड टाइप। अब देखिए, कोई भी जो डोनर होता है और जो कोई भी रेसिपिएंट है, यानी कि अगर मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ और किसी को ब्लड चाहिए, तो हम दोनों का ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप A ब्लड ग्रुप किसी को भी चढ़ा देंगे या B ब्लड ग्रुप किसी को भी चढ़ा देंगे, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या वो पर्सन उस ब्लड ग्रुप के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। 1964 में एक इटालियन पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट थे डॉक्टर कैविली, तो उन्होंने ये चेक किया कि ब्लड ग्रुप की प्रेवलेंस क्या है A, B और AB की इटली में और इटली के आसपास देशों में। तो उन्होंने ये भी पाया, फिर उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, पोलिनेशिया, यहाँ तक कि फार ईस्ट तक अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे भी क्या ब्लड ग्रुप की प्रेवलेंस है। तो इन एडिशन ही वॉज ऑल्सो एबल टू कंटेन फॉसिल्स। उन्होंने साथ साथ नींडरथल्स और डेनिसोवान, जो फॉसिल्स थे, जो इंसान के फॉसिल्स थे बहुत पुराने टाइम के, जो कि 40,000 साल से पहले 1 लाख साल पहले तक के थे, उनके भी ब्लड ग्रुप निकालने की कोशिश की। हिज ब्लड ग्रुप
कुड देन क्लासीफाई दीज पॉपुलेशंस विद ब्लड ग्रुप्स ऑफ ए बी ओ एंड ए बी। तो इन्हीं ब्लड ग्रुप के अनुसार इन लोगों को भी डिस्टिंग्विश किया गया। ये जो नींडरथल्स और डेनिसोवान्स थे, ये पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है, इसके ऊपर वापस से यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। अगर हम प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स देखें तो पंजशीर वैली कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए, ये अफगानिस्तान में है। और जो संतूर मैस्ट्रो थे यानी संतूर वादक थे पंडित शिवशंकर शर्मा, उनकी डेथ हो गई है। दैट्स ऑल। तो ये है 19 मई करंट अफेयर्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको कवर करते रहिएगा। कोई भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।